आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो। आज का मुद्दा 8 बज चुके हैं और हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट शो में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान और आम इंतखाबात का 7वां और आखिरी दौर, और इस आखिरी दौर के पहले सियासी जमातों की सख्त बयानी का सिलसिला भी जारी है। साउथ के सिनेमा स्टार रहे और अब सियासी पारी खेल रहे मक्कल निधि मियाम पार्टी के सुप्रीमो कमल हासन ने तमिलनाडु में एक इंतखाबी रैली में बाबा कौम के कातिल नाथूराम गोडसे का नाम लेकर एक बार फिर सियासत गरमा दी है। कमल हासन ने गोडसे को आजाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द बताते हुए कहा कि वो हिंदू ही था। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव मैदान में उतारने के बाद बीजेपी इस मामले को लगातार बनाए रखते हुए कांग्रेस पर वैसे भी हमलावर थी। ऐसे में कमल हासन के बयान पर बीजेपी ने तुरंत रद्द-ए-अमल जाहिर किया और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इधर पीएम मोदी ने जहां राजस्थान के अलवर गैंगरेप मामले में बीएसपी के रवैये को कटघरे में खड़ा किया, तो बौखलाई मायावती ने एक और बयान देकर तनाजा खड़ा कर दिया कि किसी भी शख्स को गाली तब दी जाती है जब वो गाली खाने लायक काम करे। यानी अब एक दूसरे पर सीधे हमले शुरू हो चुके हैं। वहीं लोकसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर एक और नाजेबा तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि अगर 40 सीटें कांग्रेस नहीं लेकर आई तो क्या पीएम विजय चौक पर खुद को फांसी लगा लेंगे। इस तरह की बातें अब शुरू हो गई हैं। इन्हीं बयानों पर हम बात करते हैं। इन तबसरों के मतलब क्या है और ये किस तरह की सियासत है। मेरे 5 सवाल मैं आपको बता रहा हूं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। हमारा आज का पहला सवाल, क्या सख्त बयानी के लिए ये इंतखाबात, ये चुनाव याद रखे जाएंगे। हमारा आज का दूसरा सवाल, मुल्क का पहला दहशतगर्द हिंदू था कमल हासन का ये बयान क्या पूरी तरह से सियासी है। तीसरा, पीएम मोदी के गालियां मिलने वाली बात पर मायावती का बयान क्या और सियासत को गरमाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाली खाने लायक लोगों को ही गाली दी जाती है। चौथा हमारा आज का सवाल है, अलवर मामले पर पीएम के इल्जाम से मायावती इतनी क्यों भड़की हैं, क्योंकि खासतौर से वो राजस्थान सरकार का साथ दे रही हैं, इस वक्त सपोर्ट में है, और मायावती पर जब पीएम ने अटैक किया तो वो एकदम भड़क गई हैं। पांचवा सवाल, वोटिंग के 7वें दौर से पहले सख्त बयानी जो जिस तरह से सभी तरफ से हो रही है, उसके हम मायने क्या निकाले। क्या कहीं ना कहीं वोटर को मुतासर करने के लिए, अपनी तरफ रागिब करने के लिए कोशिश जारी है, और क्या वाकई इस तरह के बयानों से वोटर रागिब होते हैं, ये बड़ा सवाल है। आइए इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं और भी जुड़ते चले जाएंगे। मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह का बयान कमल हसन के जरिए आया है उससे कहीं ना कहीं राजनीति और गर्मा गई, और आखिरी मरहले में जो कि बड़ा एक हिंदुत्व का मुद्दा बना ही हुआ था इन चुनाव में, वो और गर्माता जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जयराम विप्लव जी हैं और तेज तरार प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं बीजेपी के जयराम विप्लव। और साथ में हमने अपने जोड़ा है डॉक्टर सीमा सिंह को, जो कि सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। लेकिन हम और भी अपने साथ मेहमानों को जोड़ रहे हैं, फिर मैं उनका तारुफ अच्छे से आपसे कराऊंगा। बीजेपी ने कहीं ना कहीं कमल हसन के इस सवाल को और इस बयान को एकदम लपका है, और बीजेपी का बयान आया है कि ये हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश है। कांग्रेस पर भी पहले बीजेपी हिंदुओं को अपमानित करने का इल्जाम लगा चुकी है। जरा क्या कुछ कहा कमल हासन ने, आइए आपको सुनवाते हैं। இது முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாதுராம் கோட்சே. இது முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாதுராம் கோட்சே। इधर इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी रैली में कहा था कि इन लोगों ने ही, यानी कांग्रेस ने और बाकी अपोजिशन के लोगों ने ही कहीं ना कहीं भगवा पर आतंकवाद का दाग लगाया है। मतलब आखिरी दौर में जो 7वें मरहले में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी बनाए रखना चाहती है
भोपाल के चुनाव हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मुद्दा खत्म हो गया है। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ चुका था, लेकिन पीएम ने लगातार अपनी रैलियों में इसको बनाए रखा। उधर कमल हसन का बयान, इधर बीजेपी का पलटवार और दूसरे भी मुद्दे, मायावती की बौखलाहट। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त नईम अब्बास साहब भी जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, और जयराम विप्लव तो हैं ही, साथ में डॉक्टर सीमा सिंह साहिबा मेरे साथ हैं सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा जयराम विप्लव के पास। जयराम विप्लव, कमल हसन का बयान बीजेपी की बौखलाहट या पलटवार हम कह सकते हैं, और वजीर आजम की कल की रैली में उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, मतलब कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने भगवा पर दाग लगाने की कोशिश की है। ये मुद्दा आप लोग बनाए रखना चाहते हैं, सूट करता है क्या? और सातवें मरहले में भी क्या लगता है ये मुद्दा काम करेगा, सूट करेगा? इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कमल हसन साहब भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके बयान देते हैं? क्या वो हमारे लिए मुद्दा तैयार कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को उतार करके ये मुद्दा ये फिर से चुनाव में क्यों जीवित किया? ये दिग्विजय सिंह की हिस्ट्री समझ लीजिए। ये दिग्विजय सिंह उन साजिशकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने कि मुंबई हमले के बाद तुरंत ही ये कह दिया कि ये पाकिस्तान की साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान का हमला नहीं था, ये तो आरएसएस की साजिश थी। उस पर बकायदा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का विमोचन करने के लिए मुंबई दिग्विजय सिंह जाते हैं। उससे पहले ये दिग्विजय सिंह वही हैं जो दिल्ली धमाके के बाद जब कार्रवाई होती है, जब टेररिस्ट मारे जाते हैं बटला हाउस कांड में, कुछ पकड़े जाते हैं, तो उनकी मौत पर सोनिया गांधी बाल्टी भर भर कर आंसू बहा रही थी। ये नैरेटिव सेट कांग्रेस ने, आप लोगों ने, आप पर भी तो इल्जाम लगाया ना कि मालेगांव मामले की आरोपी को आप लोगों ने टिकट दिया, वो उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी। सुनिए ना, मैं वही बात तो बता रहा हूं इमरान भाई। ये मुद्दा आया कहां से? जब दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार करके हिंदुओं को ये याद कराने की कोशिश की गई कि कांग्रेस का नेतृत्व अब भी हिंदुओं के जख्म पर नमक छिड़कना चाहता है, तो उसकी पीड़िता साध्वी को हमने सामने खड़ा किया और जनता की अदालत में भेजा न्याय के लिए। और एक और बात यहां पर बताता चलूं कि कोर्ट में जो भी मामला विचाराधीन है उसमें 4 में से 3 मामलों में उनको बरी कर दिया गया है, और चौथे मामले में लेकिन कल से सोशल मीडिया पर कांग्रेस ये तशरीह कर रही है, सुनिए ना, कल से सोशल मीडिया पर कांग्रेस ये तशहीर कर रही है कि भोपाल में तो गई साध्वी प्रज्ञा, हार गई, दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं। हंसी तो तब आती है इमरान भाई कि ये दिग्विजय सिंह खुद अपना वोट डालने नहीं जा सके। वो कल उनका चेहरा आप याद करते, वो हवाइयां उड़ रही थी उनके चेहरे पर। तो जीत के दावे और वादे तो बहुत जगहों से होंगी, 23 का हम देख लेंगे। लेकिन मैं यहाँ दूसरे पक्ष पर आना चाहता हूं। ये कमल हसन साहब ने ये बयान क्यों दिया? और आप ही जब टीवी पर चला रहे थे तो वो कह रहे थे मैं मुस्लिम बहुल इलाके में खड़ा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये वो कोट कर रहे हैं, पहले से अपनी ओर से एक्सक्यूज दे रहे हैं। भाई ये आप किस लिए कह रहे हैं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं या किस लिए कह रहे हैं? आप हिंदू आतंकवादी अगर होता है इस देश में, कमल हसन के मुताबिक पहला टेररिस्ट हिंदू था, तो फिर बाबा कौम का कातिल नाथूराम गोडसे है, महात्मा गांधी का है, ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं ना भाई। हम नाथूराम की पूजा करने वाले लोग नहीं है। हमारी पार्टी के पंचनिष्ठा के विषय में बता दें। नहीं, हंसी तो आएगी ना। अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं एक लाइन कह दूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी की 5 निष्ठा तय हुई। उसमें से एक निष्ठा है, सिद्धांत है गांधीवादी समाजवाद। और गांधी जी जो कहते थे उससे दीनदयाल जी और लोहिया जी, इन तीनों के विचार कहीं अलग नहीं है, शब्द अलग हो सकते हैं। सबने देश के अंतिम व्यक्ति की उदय की बात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पद चिन्हों पर चलकर दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अरशद आजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद आजमी साहब, कमल हसन ने एक बयान दे दिया, महात्मा गांधी के कातिल को पहला आजाद भारत का हिंदू दहशतगर्द बता दिया। यही इल्जाम कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगता रहा है दिग्विजय सिंह के हवाले से कि वो हिंदुओं को दहशतगर्द साबित करने में लगी थी। हालांकि भोपाल के चुनाव हो गए, लेकिन अभी 7वां मरहला बाकी है।
बीजेपी ने इस पूरे मामले को लपका है, लगातार बीजेपी अटैक कर रही है, कैसे देखें? और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या पीएम मोदी फांसी पर लटक जाएंगे अगर 40 सीटें कांग्रेस की नहीं आती हैं तो विजय चौक पर जाकर के। मतलब सीधे बयानबाजी और सीधे अटैक हो रहे हैं। मायावती कहती है कि जो गाली खाने का काम करेगा उसको गाली तो दी जाएगी। मतलब इस तरह की बयानबाजी हो रही है। 7वां मरहला क्या इतना टफ है कि आप एकदम बड़े बड़े हमले शुरू हो गए एक दूसरे पे? देखिए इमरान भाई, छठे चरण का चुनाव हो चुका है और लगातार चुनाव का मुद्दा चेंज होता जा रहा है। पहले चरण में मोदी जी ने आर्मी की बहादुरी पे अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की और चुनाव में उन्होंने पूरे तरीके से आर्मी को प्रचारित किया, आर्मी के बिहाफ पे वोट मांगे। दूसरे चरण में उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मैं बहुत नीची जाति से हूं, गरीब जाति से हूं। दूसरे चरण का चुनाव उन्होंने उसमें निकाल दिया। इसी तरह से आप देखिए हर चरण में कभी नेहरू, कभी राजीव गांधी, कभी मतलब ये मुद्दे क्या इनके पास अपने चुनाव में जो इन्होंने उपलब्धियां की थी वो मुद्दे चूंकि हैं नहीं। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अलवर में एक दलित महिला के साथ उसके शौहर के सामने गैंगरेप होता है। वजीर आजम ने सवाल किया कि मायावती अगर दलित हित चिंतक हैं, शुभचिंतक हैं, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट वापस ले लेती वहां पर कांग्रेस की सरकार से। ये उन्होंने सवाल किया। इस तरह की उन्होंने बात की। मायावती ने भी जब इस पर पलटवार किया तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम भी अब सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि पीएम जो बार बार कहते हैं कि मुझे लोग अपोजिशन गाली पे गाली दे रही है, तो जो गाली खाने वाला काम करेगा उसे गाली तो दी जाएगी। इस तरह की बात वो कह रही है। देखिए मायावती जी ने जवाब दे दिया है और उन्होंने ये भी उनको याद दिला दिया है कि उनके राज्य में दलितों के साथ क्या हुआ और उनको क्या करना चाहिए। उस मुद्दे पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए इमरान भाई, चुनाव चल रहा है ये, और चुनाव जो है मुद्दों पर लड़ा जाता है, नॉन इश्यूज पे नहीं लड़ा जाता है। ये सब अलवर मामला राजस्थान का, जहां पर पुलिस ने मामले को पूरी कोशिश की दबाने की, तब तक जब तक इलेक्शन चल रहा है। लेकिन ये उजागर हो गया, ये क्या बड़ा मुद्दा नहीं है? महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा नहीं है? दलित महिलाओं पर या दलितों पर अत्याचार बड़ा मुद्दा नहीं है क्या कांग्रेस के लिए? नहीं, वो उसकी स्थिति क्या है वहां पे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तफ्तीश के एक मैटर है, एक मुद्दा है, मैं मानता हूं। लेकिन ये चुनाव, पूरे देश का चुनाव चल रहा है, उसमें इनके पास क्या अपने एजेंडे कोई नहीं है कि जो इस तरह की जबान अगर किसी की फिसल रही है उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे अगर छोटी छोटी बात पकड़ेंगे, अभी 2 दिन पहले आपके जो आजमगढ़ के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं निरुआ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कितनी अहंकारी बात की है, उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। उन्होंने क्या कहा है कि मैं भगवान से ऊपर हूं, मैं भगवान की लिखी हुई लाइन को भी काट सकता हूं, मुझे हराने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। मतलब इस तरह की बातें जब अभिनेता, असल में चूंकि देखिए उनके पास भी कैंडिडेट नहीं है और उन्होंने जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और असली नेताओं को उर्मिला मातोंडकर क्या कर रही हैं? उर्मिला मातोंडकर ने नहीं लड़ा, आखिरी मूवमेंट पर कांग्रेस ज्वाइन करती है और उनको टिकट मिल जाता है। देखिए सभी ये करते हैं, तो उस तरह के इल्जाम तो मत ही लगाइए। ये मुद्दे चुनाव के नहीं बनाए जा रहे हैं। चुनाव के मुद्दे नहीं, चुनाव के मुद्दे तो नोटबंदी थी, चुनाव के मुद्दे जो जीएसटी थी जो इन्होंने करके दिखाया, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए था। काला धन नहीं ला पाए, उसको बताना चाहिए था। नौकरियां नहीं दे पाए, उस पर बात करनी चाहिए थी। चुनाव का मुद्दा तो ये होना चाहिए था, ठीक है, ना कि इस तरह की बातें लाकर सामने। आ रहा हूं अर्शद साहब, आपके पास आ रहा हूं। जयराम जी आपसे भी जवाब लूंगा। मैं जरा नईम अब्बास साहब के पास जाना चाहूंगा। नईम अब्बास साहब, मायावती का एक बार फिर जो है तल्ख बयान वजीर आजम के लिए। वजीर आजम कह रहे हैं कि मुझ पर जो है अपोजिशन रोज नई नई गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, ये स्थिति आ गई है। तो मायावती कहती हैं पढ़ करके, वो पढ़ कर बोलती हैं इसलिए मैं इस शब्द को जोड़ता हूं, मायावती पढ़ करके कहती हैं कि जो गाली खाने का काम करेगा उसे तो गाली दी ही जाएगी। मतलब कैसे हम देखें? और जिस तरह की तल्ख बयानी हो रही है, ये क्या ठीक है या किस तरफ किन लोगों को मुतासिर करने की, रागिब करने की ये कोशिश है? इमरान भाई देखिए, राजनीति में इतने हद तक नीचे जाने का काम अगर किसी ने शुरू किया तो बीजेपी ने किया। अभी भी आपने पिछले दिनों में एक चीज देखी होगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बयान देते हैं और कहते हैं
कि जी बहन जी को गुमराह कर दिया गया, बहन जी को यूज़ किया जा रहा है, बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? बहन जी ने या इनसे कोई शिकायत करी है या कुछ बोला है? गुमराह करने का काम बीजेपी गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाती है। आप भी देखिए, आप हुआ क्या था ना, 25 साल की दुश्मनी नहीं थी क्या इमरान भाई? इतनी भयानक दुश्मनी समाजवादी पार्टी राष्ट्र हित में और आज भी झड़प हो जाती है आप लोगों के बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं। या तो आप बोलिए या मैं बोल देता हूं। ये सच्चाई नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूं। और वोट आपका ट्रांसफर हुआ भी है कि नहीं क्या मालूम? बसपा का वोट सपा के लोगों को गया भी है कि नहीं क्या मालूम? अरे साहब आप देखिए, हमने 4 चुनाव जो उपचुनाव हुए तो उसमें करा के बता दिया कि हम उनके गढ़ में उनको हरा सकते हैं। सीएम को हराया, उप सीएम को हराया, और एक तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी को कैराना में हराया जब उन्होंने रोड शो किया आकर के। ये रोड शो भी नहीं करना चाहिए था, ये तो हमने साबित करके दिखा दिया। इसी की वजह से तो लोगों के अंदर बौखलाहट आ रही है, परेशानी आ रही है कि जब 4 उपचुनाव हरा सकते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों नहीं हरा सकते? 100% लिख के दे सकते हैं। 23 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे बहुत चौंकाने वाले वो आएंगे, रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी बार बार क्यों कह रहे हैं धोखा देने का काम तो नीतीश कुमार को मोदी जी ने किया। किसने किया? आप देखिए, रामविलास पासवान को धोखा दे रहे हैं, शिवसेना को धोखा दे रहे हैं, और ये तीनों पार्टियां मिलके 23 मई को खुद इनको धोखा दे रही है। नहीं, बात साहब सवाल तो वही है ना कि जब इतना अच्छा होने जा रहा है, आप लोग इतनी बढ़िया फाइट दे रहे हैं, तो आपकी सुप्रीमो बौखलाहट में क्यों? बौखलाहट देखिए, वो क्यों ऐसा कहती है कि जो गाली खाने का काम करेगा उसको गाली दी जाए? इस तरह के तल्ख बयान देकर क्या नुकसान नहीं उठाएंगे? अपने किए विकास के ऊपर वोट ही नहीं मांग रहे। कभी वो सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कभी वो एयर स्ट्राइक के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कभी आज वो कहते हैं कि जी हमने जो एयर स्ट्राइक कर दिया उसके नाम पे वोट दो ना। मैं युवाओं से गिनती करता हूं कि हमने वो पुलवामा अटैक पे, बताओ पुलवामा अटैक पे शर्म आनी चाहिए, जहां हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप अपने विकास के नाम पे वोट मांगो। आप कहो कि हाँ हम राम के भक्त हैं, हमने राम मंदिर बनाया, जो हमने झूठ बोला नहीं वो बनाया, ना राम मंदिर बनाया, ना गंगा की सफाई करी, ना 2 करोड़ नौकरियां दे पाए, ना स्मार्ट सिटी बना पाए। अरे आप विकास के नाम पे वोट तो मांग के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो मांगो जीएसटी के ऊपर, आप मांगो। आपने जो है कह लेगा जीएसटी हमने लागू कर दी, हमने जो है आपका जो है क्या नाम है जीएसटी और नोटबंदी हमने करी, उसके नाम पे वोट मांग के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ आपने विकास किया है। और मैं लिख के दे सकता हूं जी, मैं लिख के दे सकता हूं, बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि मोदी जी ने पूरे चुनाव में अब तक विकास के नाम पर कहीं भी वोट नहीं मांगा। ठीक है, कहीं नहीं मांगा। मैं जयराम आपसे ये जवाब लेना चाहूंगा। जयराम सुनिए, मेरा एक सवाल और जोड़ लीजिए। इनके सवाल का तो जवाब दीजिए, लेकिन मायावती ने प्रेस नोट जारी करके ये भी कहा, ऊना और रोहित वेमुला मामले का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर जो मामले हुए उसको उठा करके फिर वजीर आजम को भी अपने ओहदे से नैतिकता के आधार पर के इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो वो मायावती को समझा रहे हैं या ताकीद कर रहे हैं। ये उनका पलटवार है, अब इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, मैं तो इतना बस पहले कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मुद्दों पर नईम अब्बास जी ने बात की, जितनी बातें वो कर रहे हैं वो जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। जितनी डिबेट जनता जान गई है भैया, तो चिल्लम चिल्ली का तो कह रहा हूं नहीं है ना, आप करिए ना, बताइए आप। मैं एक शब्द नहीं बोला था भाई साहब, सुन लीजिए, मैं मुझे हक है ना, मैं भी अपनी बात इनके सवालों में ये कहना चाह रहा था कि जितनी नईम अब्बास साहब ने जितनी बातें गिनाई, जनता को ये छठे चरण के मतदान संपन्न होने तक समझा नहीं पा रहे हैं। और बौखलाहट क्या होती है, देखिए किसी मुद्दे पर बात करना अलग बात है, मैं अभी मुद्दे की बात कर रहा हूं। मैं नईम अब्बास साहब को व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा। मोदी जी ने एक मसला उठाया कि भाई गरीब की बेटी, दलित की बेटी के साथ आज कांग्रेस के राज में होते कि अपराध कहीं भी हो सकता है और कहीं भी होता है, लेकिन उस अपराध को सरकारी तंत्र ने तब तक दबाए रखा जब तक कि चुनाव की तिथि वहां से नहीं निकल गई। यह क्या है? अपराध क्या आज होगा तो चुनाव के कारण आप उसको टाल देंगे। और जो लोग आज बात कर रहे थे, तो मोदी जी ने उनसे पूछा है कि जिन दलितों के नाम पर, जिस परिस्थितियों के कारण मायावती जी, जिनके कारण आज आप नेतृत्व कर रही हैं, जिनके कारण आपका वजूद है, जिनके ऊपर आपकी राजनीति टिकी हुई है, आज ऐसा क्यों है कि उसका दर्द आप भूल गई है, क्योंकि आप अपना राजनीतिक हित साधना चाह रही हैं। लेकिन मोदी जी ने मुद्दे पर, मेरी बात पूरी नहीं हुई, जवाब
अब्बास भाई आप के पास आऊंगा, लेकिन सुनिए ना जयराम, सुनिए ना, मायावती ने तो ये भी कहा ना, मायावती ने ये भी कहा ना, मायावती जी ने उन्हें रोहित वेमुला और ऊना मामले को तो याद करें बीजेपी पार्टी की बहनों को लेकर के तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें मायावती जी ने की है। मायावती जी के लिए कोई अभद्र बातें नहीं की गई हमारी ओर से। और मायावती जी को फिर से याद दिला दूं, गेस्ट हाउस कांड में भारतीय जनता पार्टी का और संघ का एक स्वयंसेवक ही था, उनकी इज्जत बचाने वाला, उनकी मान मर्यादा की रक्षा करने वाला। ऊना और बेटियों को लेकर जयराम एक मिनट, नहीं मैं आऊंगा ना, आप ही से जवाब ले जाऊंगा। ऊना और रोहित वेमुला वाले मामले की मायावती ने याद करा दी है, उस पर भी तो 2 शब्द कहिए। उस पर कार्रवाई हुई ना साहब, हमने कहां बंद कर दिया कि भैया दलितों पर कोई अत्याचार हो गया तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए इसको बंद बक्से में डाल दीजिए। कार्रवाई चल रही है भैया, कार्रवाई हुई है, लोग जेल में, पता करिए। ऊना की बात मैं कर रहा हूं, गुजरात की घटना के बयान सुनवा दूंगा आपको, बयान सुनवा दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का। पहली बात तो ये, जब ऊना की घटना हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार, अरे सुन लीजिए यार, देखिए आप चिल्लम मत करिए, आप चिल्लम मत करिए, जब आपके बारे में मैंने बोला तो मेरे बारे में मत बोलिए। चलिए बाकी लोग आप सुन लीजिए। इमरान भाई, जब ऊना घटना हुई और ऊना घटना में जिस तरीके से दलितों को पीटा गया, नंगा करके दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, तो उस पर पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी सामने आए, पहली बार आए, और उन्होंने आके कौन सी भाषा इस्तेमाल करी, ये पूरे चैनलों ने देखा। उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो। क्या हम यही अपेक्षा करते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी से? ये कितना शर्मनाक बयान है। क्या इसमें क्या शर्मनाक है? ये शर्मनाक नहीं है क्या? आपको किस वजह से बिठाया हमने? आपको किस शर्मनाक दी थी? तो आपको गोली मार देगा, आपको कोई गोली मार देगा। अलवर वाले मामले अरे क्या सुनिए ना, प्रधानमंत्री को गोली मार देगा, इसीलिए दिन के लिए प्रधानमंत्री को। ठीक है, एक एक करके आराम से, एक एक करके दलित को हक में, अरे सुन लीजिए, आपकी नेता भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, शर्मनाक था उसमें, शर्मनाक था। शर्मनाक इससे बड़ा क्या शर्मनाक है? प्रधानमंत्री होकर के अपनी गरिमा नहीं रख पा रहे। सुनिए ना, मार दो, नहीं अब्बास साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट, नहीं अब्बास साहब मेरी बात सुनिए, बस इतना बताइए, इतना बताइए, नहीं अब्बास साहब। चलिए मैं दोनों की बात डॉक्टर सीमा सिंह के पास आना चाहूंगा। ठीक है, जय की बात करो, ठीक है, डॉक्टर सीमा 7वें मरहले को, 7वें चरण को नोटों की माला, नहीं अब्बास जयराम विप्लव, नहीं इस तरह से बहस नहीं चलेगी। नहीं जयराम विप्लव, नहीं अब्बास साहब खामोश रहिए थोड़ी देर के लिए, मैं आऊंगा आपके पास, डॉक्टर सीमा, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक छोटी सी, नहीं अब मैंने आपको सुन लिया और इसके बाद आपका नंबर आएगा। डॉक्टर सीमा, कैसे आप देखती हैं तमाम तल्ख बयानों को जो इस वक्त आ रहे हैं 7वें दौर से पहले, उस पर रोशनी डालिए। देखिए इमरान भाई, मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, और शर्मनाक चीज़ ये ओवरऑल इस तरीके की है कि हमारी राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही है, हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके का संदेश दे रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। अभी जैसे आपने बोला कि देखिए 2-3 चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। पहली बात ये है कि आज 21वीं शताब्दी में भी हम जब वोट मांगते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या तो धर्म के नाम पे है या वो जाति के नाम पे है, आज 21वीं शताब्दी में भी हम 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान की मुसीबतों या समस्याओं पे इलेक्शन नहीं लड़वा पा रहे हैं। ये हमारी राजनीतिक सबसे बड़ी असफलता है। दूसरी बात मैं एक बात बताना चाह रही हूँ जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, पर जिसको सबने इग्नोर किया। अभी मैं यहाँ पे सबकी बातें सुन रही थी, मैं एक दिन एक टीवी डिबेट पे थी, मुझसे उस दिन एक सवाल पूछा गया था, और सवाल ये था कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक स्टेट है और इस्लामिक कंट्री है, और वहां की पुलिस का जो लोगो है वो बजरंग बली है। मुझसे पूछा गया था कि क्या आप हिंदुस्तान में इस चीज को प्रिज्यूम कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा एक सवाल ये है कि राजनीति हो चाहे समाज हो, हर किसी को किसी न किसी स्तर पे एक आदर्श की जरूरत होती है। हमने समाज से आदर्श हटा दिए हैं, न तो राजनीतिक व्यक्तित्व हमारा आदर्श हो पा रहा है, न हम समाज में कोई ऐसा आदर्श क्रिएट कर पा रहे हैं जिसके कि हम आने वाली पीढ़ियों को कहें कि तुमको ऐसा बनना है। और फिर हम ओवरऑल समाज में एक डिग्रेडेशन की बात करते हैं। जो भी नेता हैं
देखिए, एक छोटा मोटा नेता कोई बात बोले वो एक अलग बात होती है। जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, जब वो इस तरीके की बातें करते हैं और अगर उनको आलोचना और अपमान में अंतर नहीं समझ में आता, तो ये बहुत ही हास्यास्पद भी है और ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भी है। किस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पर इसका मतलब तो ये है ना कि नेता जो करता है वो जनता के मूड को भांप कर समझ कर करता नहीं, है। ऐसा सब नहीं तरफ है। से बयान आए तो क्या आवाम भी ऐसा ही सुनना चाहती नहीं, है? बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है। इन लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं बताऊं आपको, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक कुंठा को भी दर्शाता है कि वो कुर्सी के लिए कितने डेस्परेट हैं कि वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। जहां पे उनको जो चीज बोल के फायदा मिलता है वो उसको उस चीज से उठाना चाहते हैं। आज जो बयान दिया है कमल हासन ने, कमल हासन जी को ये बयान देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप किस मुद्दे को कहां उठा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होती है? दुनिया जानती है नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, पर क्या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू टेररिस्ट था? टेररिस्ट की डेफिनेशन को आप जानते हैं कि क्या होता है? तो हर कोई क्या कर रहा है कि उसको कोई ना कोई कलर देके अपने बेनिफिट को, अपने पॉलिटिकल फायदे को साधने की कोशिश कर रहा है। और ये आखिरी चरण है। आखिरी चरण में हर किसी को अपना मैक्सिमम दांव लगाना है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा नैरेटिव क्रिएट करके हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएं। लगे हुए, ये बात एकदम बिल्कुल सच है। लगे हैं। और एक बात मैं और बोलूंगी इमरान भाई, जैसे अभी मैंने आलोचना की बात करी, अगर आप देखिए जैसे मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए अब्यूसिव नहीं हो सकते हैं। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी प्रधानमंत्री को अब तक दी गई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अब इसको लोग चाहे जैसे भी जस्टिफाई करें, आप इनसे एग्री डिसएग्री हो सकते हैं। अपनी रैलियों में किया कि मुझ पर जो है लगातार नई नई गालियों का इस्तेमाल किया, ये जिसका मेरे जवाब हिसाब से- मायावती ने दिया है अपने प्रेस नोट के जरिए। चलिए, अरशद आजमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनको कहीं जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आजमी साहब, आपने वक्त दिया और अपनी बात रखी। मेरे साथ रमेश जी भी जुड़ गए, रमेश ठाकुर सीनियर सहाफी के तौर पर। लेकिन